दोस्तों, आज की जो श्रृंखला मैं आप लोगों के समक्ष लेके उपस्थित हुआ हूँ वो उत्तराखंड की नवीनतम समसामयिक घटनाओं पर ये आधारित रहने वाली है। जो आगामी प्रतियोगिता परीक्षाएं आयोजित होंगी वहाँ इनसे संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं। आइए देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है। पहला ही जो प्रश्न आपके सामने रखूँ, गोवा और उत्तराखंड ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते पर यहाँ पर क्या विज्ञापन हस्ताक्षर किए गए। यह हस्ताक्षर क्यों किए गए हैं, इसमें संपूर्ण जानकारी देखते हैं। गोवा सरकार और साथ ही उत्तराखंड सरकार ने दोनों राज्यों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता विज्ञापन इन पर यहाँ पर हस्ताक्षर किया है। ये और इस समझौते के विज्ञापन का उद्देश्य यात्रा और पर्यटन द्विपक्षीय में सहयोग बढ़ाना है। और साथ ही अगर हम बात करें इस समझौते के अंतर्गत विज्ञापन में पर्यटन के क्षेत्र में मानव संसाधन और विकास का प्रावधान इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। और अगर हम बात करें दूसरी तरफ तो ये भारत का ये पहली दफ़े ऐसा समझौता किसी राज्य ने ये किया है। पहला तरीका का ये समझौता है जहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दोनों राज्य संयोग कर रहे एक दूसरे को। अब ये क्या है, संपूर्ण तौर पे इसे समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमारे उत्तराखंड की जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था जो टिकी हुई है, अगर हम कहें राज्य की जो राज्य की आय की अगर हम बात करें तो वो संपूर्ण रूप से पर्यटन पर आधारित है। और अगर हम बात करें पर्यटन के दृष्टिकोण से उत्तराखंड क्या है, विश्व प्रसिद्ध जो पर्यटन स्थलों में आता है, क्योंकि आप सभी को पता है देवभूमि के नाम से उत्तराखंड जाना जाता है, देवों का निवास माना जाता है। यहाँ पर ही आपके 4 धाम देखने को मिलते हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदार और बद्रीनाथ। ये जो 4 धाम है, साथ ही अगर हम बात करें सैन्य धाम के नाम से भी हमारा उत्तराखंड विश्व विख्यात है। और दूसरी तरफ अगर हम कहें आप खेल जगत के अंतर्गत भी अगर हम खेल भूमि के तौर पर भी उत्तराखंड को कहीं ना कहीं विकसित किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थिति है जहाँ पर हिमालय दर्शन देखने को मिलता है, तो जो अन्य राज्य के जो पर्यटक होते हैं इस राज्य की तरफ क्या होते हैं, खींचे चले आते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर टूरिज्म का ज़्यादा स्कोप है। और साथ ही अगर हम बात करें गोवा की, तो गोवा में भी लोग क्या करते हैं, घूमने के लिए जाते हैं और इन्जॉय करने के लिए जाते हैं। साथ ही अगर हम बात करें ये वाला जो पर्यटन स्थल है, जो समुद्र का जो बीच है, बीच को देखने के लिए जो लोग जाते हैं, तो पर्यटन में कहीं ना कहीं बहुत अधिक दोनों राज्यों पर एक तरीके से में पर्यटन का दबाव बना रहता है। तो एक दूसरे राज्य को सहयोग करने के उपलक्ष्य में इस चीज़ को किया जा रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं अगला टॉपिक। देखिए ये क्या कह रहा है, उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी किसने दिखाई, प्रधानमंत्री मोदी ने इनको हरी झंडी दिखा दी। अब देखिए जिस प्रकार से वंदे मातरम जो भारत एक्सप्रेस थी, ये संपूर्ण राज्यों में अगर कहें उत्तर प्रदेश, पंजाब, मुंबई, चंडीगढ़ या अन्य अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से ये वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही हैं, उसी तर्ज पर उत्तराखंड की पहली जो वंदे भारत एक्सप्रेस है उसको प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इसमें हरी झंडी दिखा दी गई है। अगर हम बात करें, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो वंदे भारत एक्सप्रेस को जो हरी झंडी किसके माध्यम से दिखाई, तो ये आपको पता होना चाहिए, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इन्होंने हरी झंडी यहाँ पर दिखाई थी। और इस उपलक्ष्य पर जो उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की पहली भारत वंदे एक्सप्रेस का उद्घाटन समारोह के दौरान जो देहरादून रेलवे स्टेशन से इसको हरी झंडी दिखाएगी और ये हापुड़ के बीच दिल्ली और उत्तराखंड के मध्य ये दौड़ेगी। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने 18 मई को पुरी और हापुड़ के बीच क्या करें, वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी यहाँ पर दिखाई दी थी। ठीक है, ये आपको बताना चाहिए। ठीक, अब सबसे पहले अगर बात हूँ, इससे पहले जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो वंदे भारत एक्सप्रेस है उसको हरी झंडी कब दिखाई थी, 18 मई को दिखाई। कहाँ पर दिखाई गई थी, पुरी और हापुड़ के मध्य में जो वंदे भारत एक्सप्रेस को यहाँ पर क्या देखिए लॉन्च की गई थी। ठीक है, अब बात करते हैं वहीं अगले प्रश्न की। तो ठीक है, ये देखिए उत्तराखंड वन विभाग ने जारी की रिपोर्ट पौधों की प्रजातियों का संरक्षण। देखिए कहीं ना कहीं उत्तराखंड के अंतर्गत जो वन विभाग है वो कहीं ना कहीं जो विलुप्त होते जा रहे हैं जो प्रजाति हैं उनका कहीं ना कहीं रख रखाव और संरक्षण किया जा रहा है। देखिए उत्तराखंड वन विभाग ने
2035 पौधों की प्रजाति को संरक्षण कर अपनी चौथी वार्षिक रिपोर्ट पर यहाँ पर जारी किया गया। कभी क्वेश्चन क्या बनेगा कि वन विभाग द्वारा कितने पौधों की प्रजातियों को संरक्षण किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि भैया यहाँ पर 2035 क्या किए गए हैं, इनको किया गया संरक्षण किया गया है। इतने पौधों को किसके द्वारा संरक्षण किया गया, वन विभाग द्वारा किया। और संरक्षण की जो रिपोर्ट थी, ये चौथी जो वार्षिक रिपोर्ट होती है उसमें इनके द्वारा इसे जारी किया गया। और रिपोर्ट अगर हम रिपोर्ट के आधार पर बताएं, जो जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर इसे जारी किया गया। देखिए वन विभाग द्वारा जो अपनी रिपोर्ट जो जारी की गई थी, कब की गई थी, तो आपको पता होना चाहिए जो अंतर्राष्ट्रीय जो दिवस था, तो उस समय जैव विविधता के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस था उस समय के अवसर पर ये जारी किया गया था। और अगर हम बात करें कुल जो संरक्षित प्रजातियों की, अगर हम बात करें कुल कितनी संरक्षित प्रजातियों को यहाँ पर संरक्षण दिया गया था, तो आपको पता होना चाहिए 107 प्रजातियां वर्तमान में क्या है, जो संकटग्रस्त हैं और विलुप्त की श्रेणी में खड़े हो चुके हैं, तो उनको यहाँ पर क्या किया है, संरक्षण किया गया। और जिसमें अगर हम बात करें 63 प्रजातियां ऐसी हैं जो यूनेस्को की रेड बुक में लिस्ट में यहाँ पे क्या है, जारी हो गया। अब ये क्या है, एक शब्द आता है रेड लिस्ट, ये क्या है, या बुक भी बोल सकते हो उसे। ऐसी प्रजातियां जो पृथ्वी पर पूर्ण रूप से उनका अस्तित्व समाप्ति की ओर रहता है, ठीक है। ऐसे पेड़ पौधे जो अन्य किसी राज्यों में नहीं मिले जाते, वो स्पेशली तौर पे किसी राज्य या किसी प्रदेश या किसी जलवायु या किसी मंडल में पाए जाते हैं, तो इन प्रजातियों को संरक्षण करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। अगर जैसे आप सभी को पता होगा कि हमने सुना था कि डायनासोर इस पृथ्वी पर विचरित किया करते थे। अगर वास्तव में वो विचरित करते थे, क्योंकि उनके जो फॉसिल हैं जो हमें प्राप्त हुए उससे हमें अनुमान लगा है। तो अगर ये चीज़ वो एक काल्पनिक बात हो चुकी है, अगर ये जो पौधे हैं ये अगर क्षतिग्रस्त हो गए, तो ये भी हमारे लिए क्या काल्पनिक चीज़ें बन के रह जाएंगी। अब देखिए मसूरी में क्षमता निर्माण कार्यक्रम का क्या आयोजन किया गया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए उत्तराखंड में 8 मई 2023 को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकेडमी मसूरी में राष्ट्रीय सुशासन केंद्र NCGG द्वारा ये मालदीव और बांग्लादेश के सिविल सेवकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया गया, ठीक है। अब क्या बना कि भैया जो मसूरी में जो क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किन दो देशों के मध्य में ये किया गया, ठीक है, उनके लिए किया गया। देखिए मालदीव के साथ और साथ ही आपके बांग्लादेश के जो सिविल सेवक हैं उनकी क्षमताओं के निर्माण के कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया गया। और ये कब तक चला, देखिए 8 मई से 19 मई तक ये कार्यक्रम चले, ठीक है। और साथ ही बता इस कार्यक्रम में अगर हम बात करें मालदीव से 50 और बांग्लादेश से 45 प्रशासनिक जो सिविल सर्विस के जो अफसर होते हैं उन्होंने यहाँ पर क्या किया, प्रतिभाग किया। अब क्वेश्चन क्या बना है, देखिए मसूरी में जो आयोजित निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत बांग्लादेश से कितने प्रशासनिक प्रशिक्षकों ने भाग लिया, तो आपको पता होना चाहिए 45। वहीं अगर मालदीव की बात करें तो आपके 50, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। वहीं आप देखिए उत्तराखंड में U20 परामर्श कार्यक्रम सम्मेलन संपन्न हुआ, ये क्या था इसको भी देखते हैं। देखिए अखिल भारतीय, यहाँ पर देखिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश में उत्तराखंड में भारत सरकार के युवा मामले या खेल मंत्रालय के तहत G20 के तत्वावधान में आयोजित 2 दिवसीय U20 परामर्श कार्यक्रम का सम्मेलन कब किया गया था, ये किया गया था 5 मई 2023 को ये संपन्न किया गया था। और सम्मेलन का अगर हम बात करें तो इस सम्मेलन का जो विषय था हेल्थ वेलनेस एंड स्पोर्ट्स, ये क्या था, इसकी थीम थी। और प्रतिनिधियों ने यहाँ पर सम्मेलन में युवाओं के स्वास्थ्य और फिटनेस पर विशेष रूप से क्या चर्चा की थी। देखिए उत्तराखंड में यूथ, अगर हम यूथ की बात करते हैं तो युवाओं की बात करते हैं, तो उसमें जो
उनकी हेल्थ को रिलेटेड, उनके स्वास्थ्य और उनके फिटनेस को रिलेटेड या उनके गेम्स को रिलेटेड तमाम चीज़ों पर यहाँ पर की हुई चर्चाएँ यहाँ पर हुई। ठीक है, अब बात करते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर देखिए ये कह रहा है कि पशु संरक्षण के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने शुरू की ए हेल्प कार्यक्रम की यहाँ पर क्या गई शुभारम्भ किया गया। और उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 13 अप्रैल 2023 को ए हेल्प स्वास्थ्य और पशुधन उत्पादन के विस्तार के लिए ये मान्यता प्राप्त एजेंट कार्यक्रम को यहाँ पर क्या है शुभारम्भ किया गया। कभी क्वेश्चन क्या बना कि भैया ए हेल्थ कार्यक्रम की शुरुआत कब ही हुई थी? 13 अप्रैल 2023 को, जिसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया गया था। ठीक है, अब देखिए कार्यक्रम की बात करते हैं। तो कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित ए हेल्प पशुओं के विभिन्न संक्रामक जो रोग हैं उनको रोकने और राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत जो कृत्रिम गर्भाधान है और पशुओं की ट्रैकिंग की बात करें, पशुओं की बीमा के लिए महत्वपूर्ण योगदान ये रहेगा। जितने भी हमारे जो पशु पालक हैं उनके लिए अच्छी खबर है, जहाँ जो उनके द्वारा जो पशु पालकों की बात करें तो उसमें जो पशुओं में जो संक्रमण रोग होता है उसको ज़्यादा न फैलते हुए उनको रोकने के लिए, और साथ ही जो राष्ट्रीय मिशन गोकुल है उसके तहत कृत्रिम गर्भाधान की भैया कृत्रिम तौर पर गर्भाधान किया जा सकता है। और जो पशुओं को ट्रैकिंग किया जा सकता है कि पशु कहाँ पर है, किस प्रकार से कितने पशुओं की संख्या है, इससे पता चलता है। और पशुओं का यहाँ पर बीमा के लिए भी महत्वपूर्ण योगदान ये किया जा रहा है। ठीक है, अब वहीं अगर हम बात करें, देखिए रामनगर में, देखिए हम आप सभी को पता रामनगर में इसके पहले G20 सम्मेलन का जब आयोजन हुआ था तो उसकी बात करें। देखिए उत्तराखंड के नैनीताल जिले में 28 से 30 मार्च के मध्य में क्या हुआ था, उत्तराखंड में पहली दफ़े G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की थी कि नैनीताल डिस्ट्रिक्ट ने की थी, जो आपके कहा था रामनगर में हुआ था 28 से 30 मार्च के मध्य में। यहाँ पर अगर हम बात करें तो 70 विदेशी प्रतिनिधियों ने महामारी हो गया, रोग नियंत्रण से निपटने के लिए एक स्वास्थ्य अवसर और विज्ञान तक पहुँचने के वैश्विक प्रयासों में समन्वय सहित 4 एजेंडे पर यहाँ पर चर्चा की। देखिए एक तो हो गया आपके महामारी के ऊपर हो गया, एक रोग नियंत्रण की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं और विज्ञान के ज्ञान तक की हम बात करते हैं। तो इन तक पहुँचने के लिए ये 4 जो एजेंट हैं इन पे हमने बात की थी। ठीक, अब वहीं बात करेंगे उत्तराखंड में किया गया एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर लिबिटिक मीटर टेलीस्कोप का अनावरण। ठीक है, अब ये कहाँ पर किया गया है ये आपको ठीक है ये आपको बताना है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मार्च 2023 को उत्तराखंड के जो देवस्थल नैनीताल के अंतर्गत आता है, एशिया के जो सबसे बड़े 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप जिसे हम कहते हैं ILMT का यहाँ पर किया गया उद्घाटन किया गया। कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, जो सबसे बड़ा जो टेलीस्कोप का अनावरण किसके द्वारा किया गया? केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा ये किया गया था। ठीक, किस स्थान पे किया था? नैनीताल के जो देवस्थल है यहाँ पर इसको किया गया था। जो टेलीस्कोप को एडवांस मैकेनिकल और ऑप्टिकल सिस्टम कॉर्पोरेशन द्वारा यहाँ पर किया गया, इसको डिजाइन किया गया था या इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, अब इस टेलीस्कोप के माध्यम से प्रकाश को एकत्रित करने और उसको फोकस करने के लिए तरल पारे की एक पतली परत से बना और ये 4 मीटर व्यास वाला जो घूमने वाला ये क्या है दर्पण है, जिसे हम स्पेस के अंदर का जो गतिविधियां होती हैं उनको हम अच्छी तरह से देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हल्द्वानी में बनेगा खेल विश्वविद्यालय। तो आपको कभी क्वेश्चन बनता है कि उत्तराखंड में जो खेल विश्वविद्यालय बनने जा रहा है वो किस स्थान पर बना है? ये हल्द्वानी के अंतर्गत बना है। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की थी कि सरकार कुमाऊं क्षेत्र के हल्द्वानी शहर में एक खेल विश्वविद्यालय यहाँ पर स्थापित करेगी और हल्द्वानी के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम को
खेल विश्वविद्यालय में यहाँ पर क्या किया जाए, अपग्रेड किया जाएगा। और उन्होंने बताया कि आने वाले वर्षों में उत्तराखंड में कई राष्ट्रीय स्तर के यहाँ पर खेलों का आयोजन यहाँ पर कराया जाएगा।